हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल कांत गौतम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में। मुग़ल एम्पायर, तो इसमें देखते हैं कि मुग़ल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब इसको स्थापित किया गया। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत जिसमें हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में आपका आखिरी किस वंश ने रूल किया था? ये आपका था लोधी वंश। लोधी वंश आपका दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। और इसका आखिरी जो सुल्तान था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी आपका आखिरी शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया। तो इसी क्रम में देखते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये आपका इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये आपका जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और इसके बाद ही भारत में आपके मुग़ल वंश की स्थापना हुई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सन है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि भारत में मुग़ल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 में। किसके द्वारा हुई? बाबर के द्वारा हुई। और किस युद्ध के बाद हुई? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। ये किस किस के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। और बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? ये था आपका दौलत खां। दौलत खां ये आपके पंजाब के सूबेदार थे, याद रखिएगा, पंजाब के। और आपके इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे आलम खां। और तीसरा था आपका राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह। तो इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और बाबर जो आपका था ये उज्बेकिस्तान का था। उज्बेकिस्तान, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे अभी। तो यहाँ से 1526 से आपका भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव स्थापित हुई। तो इसमें हम लोगों को जो मुग़ल काल के बारे में पढ़ना है ये 1526 से 1707 तक पढ़ना है। ये औरंगजेब तक का जो टाइम है उसके बारे में पढ़ना है। बट ऐसा नहीं, उसके बाद भी आपके मुग़लों का शासन चल रहा था। 1857 में जब क्रांति हुई थी तो आपका जो आखिरी मुग़ल शासक थे ये बहादुर शाह जफ़र सेकंड थे। बहादुर शाह जफ़र सेकंड। बट आपका औरंगजेब के बाद मुग़लों में कोई भी बड़ा राजा या पराक्रमी राजा नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग औरंगजेब तक के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका बाबर के बारे में। तो बाबर जो था इसने क्या 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना की भारत में। और ये तुर्की नस्ल का चगताई वंश का था। ये किस फैमिली को बिलोंग करता था? चगताई वंश का। और इसका जो जन्म हुआ था ये 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। फरगना में इसका जन्म हुआ था और इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आगे है कि ये पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। तो ये किसके वंशज थे? पिता की साइड से तैमूर का। और माता की साइड से मातृवंश के ये चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो ये आपका तैमूर और चंगेज खां दोनों की फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनके पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्ज़ा। और ये 11 वर्ष की आयु पे ही गद्दी में बैठ गया था बाबर। आगे है मुग़ल वंश ने जो मुग़ल बादशाह हुए उन्होंने खलीफा जो होते थे ना, दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था कि जो भी आपके सुल्तान होते थे उनको खलीफाओं का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन मुग़ल बादशाहों ने क्या किया? खलीफाओं का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और अपने आप को एक स्वतंत्र बादशाह रखा। तो मुग़ल वंश में आप देखेंगे कि इनको बादशाह कह के बुलाया जाता था, सुल्तान नहीं कहा जाता था, बादशाह। और इनका खलीफाओं से कोई लेना देना नहीं था।
फिर इसी क्रम में देखते हैं कि बाबर के महत्वपूर्ण आक्रमण कौन कौन से हुए थे भारत पे। तो 1526 में हमने देखा कि भारत में इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। लेकिन ऐसा नहीं, इससे पहले भी इसने भारत पे 4 आक्रमण किए थे। तो 1519 में इसने किया था बाजौर और भेरा पर। बाजौर और भेरा ये आपका पाकिस्तान में है इस वक्त, और ये इसको जीत के ये वापस लौट गया था। फिर इसने 1519 में पेशावर पर अटैक किया और उसको भी जीत लिया। 1520 में इसने सियालकोट और सैयदपुर, जो कि आपके पंजाब प्रोविंस में है, ये भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका इस वक्त पाकिस्तान में है, तो इस पे भी अटैक करके इसको जीत लिया था। और फिर इसका जो लास्ट आक्रमण हुआ है ये आपका 1524 में हुआ, जिसमें इसने लाहौर और दीपालपुर, और जिसके बाद इसने अधिकांश लगभग इसने पूरे पंजाब पे कब्जा कर लिया था। तो ये आपको याद रखना है कि 1526 से पहले इसने भारत पर कितने आक्रमण किए, 4 आक्रमण किए। 1519, 1519, 1519, 1520 और 1524 में। फिर इसके बाद आखिरी अंतिम आक्रमण जो किया था 1526 में किया था, जिसको क्या बोलते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई। और यहीं से बाबर ने भारत पर कब्जा कर लिया और मुगल वंश की नींव रखी। अब भारत के अंदर इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, ये आपको, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था आपका 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अब इसकी जीत के जो मुख्य कारण थे वो थे आपका, क्योंकि पहली बार भारत में जो तोप खाना थे, जो बारूद का यूज हुआ था, तो ये बाबर की मतलब जीत का मुख्य रीज़न माना जाता है कि क्योंकि इनके पास तोपखाना था तो इन्होंने बारूद का इस्तेमाल किया। और तुलगमा युद्ध नीति, तो ये दोनों मेन रीजन थे जिसकी वजह से बाबर ने इब्राहिम लोदी के ऊपर विजय प्राप्त की थी। और यहीं से क्या हुआ था, आपका लोधी वंश का अंत हो गया था, और क्या हो गया था, दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया था लोधी वंश के बाद, और आपका मुगल वंश स्थापित हो गया। और दूसरा जो युद्ध हुआ था बाबर का इम्पॉर्टेंट, ये 16 मार्च 1527 में, इसको खानवा का युद्ध बोलते हैं, खानवा का युद्ध 1527। और ये आपका युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, और जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। और खानवा जो है आपका, खानवा जो जगह है वो फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूरी पर है, तो ये भी याद रखिएगा। और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। देखिए ये पूछ लेता है कि किस युद्ध के बाद, किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था, तो बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले जिहाद का नारा दिया गया था। और ये बेसिकली इसलिए दिया गया था कि उसके जो सैनिक थे वो क्या हो रहे थे, वो घर जाने के लिए आतुर थे, तो इसीलिए उसने जिहाद का नारा दिया और उनको इनकरेज किया लड़ाई करने के लिए, और उनको बोला कि ये इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध है। तो यहाँ पे इसने जिहाद का नारा दिया। और उसके बाद उसने मुसलमानों को व्यापारिक कर से मुक्ति दे दी। और इस युद्ध के बाद उसने किसकी उपाधि की, गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि। और गाजी क्यों बोला गया, कि काफिरों को मारने वाला, इसीलिए इसको गाजी की उपाधि दी गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और तीसरा जो आपका बैटल था इसका जो था, ये आपका चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, 1528 में। और ये आपका बाबर और मेदिनी राय, और इसमें भी बाबर की जीत थी। ये मेदिनी राय जो थे ये एक राजपूत राजा थे। यहाँ पे बाबर, यहाँ पे भी विजय हुआ, और इस युद्ध में मात्र 1 घंटे के अंदर उसने किले पर अधिकार कर लिया था बाबर ने। और जो चंदेरी का जो राज्य था, ये मालवा राजवंश के एक वंशज अहमद शाह को उसने दे दिया था बाबर ने। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पहला युद्ध कौन सा था, पानीपत का, दूसरा आपका खानवा का, फिर तीसरा है आपका चंदेरी 26, 27, 28, और आपका फोर्थ है आपका घाघरा का युद्ध, ये 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये किसके बीच में, बाबर और अफगान प्लस महमूद लोदी, मतलब
महमूद लोधी कौन था आपका? इब्राहिम लोधी का भाई था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इब्राहिम लोधी का भाई था। और इसमें भी बाबर की जीत होती है। ये घाघरा नदी के तट पे, यहाँ पे ये घाघरा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। और यहाँ इस युद्ध के बाद उसको कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर की उपाधि दी गई थी क्योंकि युद्ध के बाद उसने जितना धन लूटपाट की थी उसको लोगों के बीच में बांट दिया था, जिसके बाद उसे कलंदर की उपाधि दी गई। और इसने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया था। अब आगे देखते हैं जो बाबर की जो आत्मकथा है, ये क्या है? इसका नाम तुजुके बाबरी। और ये किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई है। और बाद में इसका अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में, पर्शियन भाषा में इसको अनुवाद किया गया था। और ये अनुवाद किया गया अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। और अपनी आत्मकथा में इसने मेवाड़ तथा विजयनगर का उल्लेख किया था। देखिए एक चीज़ और है कि जब इसने भारत पर आक्रमण किया था तो भारत पे दो सबसे मजबूत साम्राज्य थे। एक तो आपका मेवाड़ था और दूसरा आपका विजयनगर का साम्राज्य। तो ये दो महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शासन थे भारत में। तो जिसका जिक्र इसने अपनी आत्मकथा में किया था। 1530 में आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। और इसको बाद में काबुल में दफनाया गया था। पहले इसको आगरा में दफनाया गया, बट बाद में काबुल में दफनाया गया। तो अब आपको क्या याद रखना है? 1526 में क्या हुआ? पानीपत। 1527 खानवा, 1527। 1528 क्या हुआ? चंदेरी। और 1529 ये आपका घाघरा। और 1530 में मृत्यु। तो ये चीज़ आपका क्या होता है, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन सा युद्ध किस सन में लड़ा गया था। तो इसलिए आपको याद रखना है 1526 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब युद्ध करते ही करते मर जाता है। और इसने अयोध्या में क्या बनवाया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और 4 बाग पद्धति का प्रचलन करवाया। 4 बाग पद्धति, जो आपका बाग होते हैं उनमें 4 बाग पद्धति का यूज हुआ था, जिसमें जो कि आपका देखिए ताजमहल या आप जो राष्ट्रपति भवन जाएंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, जो स्क्वायर टाइप में आकृति रहती है। और यहाँ पे आपका ऐसे रहता है और यहाँ पे, तो इसको 4 बाग पद्धति बोला जाता है। तो ये किसके द्वारा शुरुआत की गई? ये बाबर के द्वारा। और बाबर को पर्शियन और अरबी भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान था। तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में कि बाबर के बाद जो अगला शासक हुआ ये आपका हुमायूं हुआ। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। और इसका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? 1503 में काबुल में जन्म हुआ था, काबुल में। और इसका मूल नाम जो था ये नसीरुद्दीन मोहम्मद। और बाबर के समय में इसको कहाँ की जागीर दी गई थी? हिसार, फिरोजा, बख्श खां और संभल, ये यहाँ की इनकी जागीर को हुमायूं देख रहा था। और इसको 23 वर्ष की आयु में सिंहासन पर आसीन किया गया। और हुमायूं नामा जो इसकी जीवनी है ये लिखी गई गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, तो उसके द्वारा हुमायूं की जीवनी लिखी गई, हुमायूं नामा। तो ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम के द्वारा, जो कि हुमायूं की जीवनी थी। और ओवरऑल आप देखेंगे हुमायूं का जीवन निष्कासित जीवन ज़्यादा रहा है। तो ये अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो 1533 में इसने क्या था? दीन पनाह नामक एक महल की स्थापना करवाई थी, जो कि आपका दिल्ली में है, दीन पनाह।
और 1531 में इसने कालिंजर अभियान चलाया था। कालिंजर के किले पे आक्रमण किया था, जो कि वहाँ का राजा था आपका प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो लड़ा गया 27 जून 1539 को, 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया। और ये हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़ा गया, और जिसमें शेर खां की जीत हुई थी। और उसने क्या किया, अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया और बंगाल पर अधिकार कर लिया था इसने। अभी चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया, और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जिसको बोलते हैं, ये आपका 1540 में लड़ा गया, जो भी आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। और इसमें शेरशाह की जीत हुई थी। और इसके बाद शेरशाह ने क्या किया, आगरा और दिल्ली को भी जीत लिया, और ये दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया। और जिसके बाद हुमायूं भागकर सिंध चला गया था, सिंध। तो पहला आपका जो युद्ध हुआ वो कौन सा था, चौसा का युद्ध। ये याद रखिएगा, चौसा का युद्ध ये आपका हुआ 1539 में। और फिर हुआ कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम। और ये युद्ध हुआ आपका 1540। और जिसके बाद हुमायूं की यहाँ भी हार हुई और इधर भी हुई। इसके बाद हुमायूं कहाँ चला गया, सिंध चला गया था, सिंध भाग गया था। और इसने उसके बाद 15 वर्ष तक ये निष्कासित जीवन उसने जिया, 15 वर्ष तक, सोचिए। आगे देखते हैं कि 15 मई 1555, बोलो 15 साल तक इन्होंने निष्कासित जीवन जिया। 1540 के बाद से 15 साल, तो मतलब 1555 में, 1555 में ये दोबारा लौट कर आया और उसने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा, मच्छीवाड़ा का। और जिस पर क्या हुआ, मुगलों की विजय हुई और संपूर्ण पंजाब पर मुगलों ने अधिकार कर लिया दोबारा। सिर्फ अभी पंजाब पर अधिकार हुआ। और उसके बाद आपका युद्ध हुआ था एक सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। ये आपका बहुत निर्णायक युद्ध था। इसके बाद हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, और ये हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह, और जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। देखिए शेर खां जो है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे शेर खां के बीच में जो इसको शेरशाह सूरी भी बोला जाता है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। और जिसने सूरी वंश की स्थापना की थी। और ये 1540 से 1555 तक इनका शासन रहा। और इसी बीच आपका जो हुमायूं था, इन्होंने निष्कासित जीवन जिया। और शेरशाह सूरी के बाद इसका पुत्र बैठा था, और उसके बाद सिकंदर शाह को हरा के हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो इसके बारे में हम लोग अलग से अभी पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ देखते हैं, तो हुमायूं ने 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद दोबारा से दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और मुगलों की स्थापना दोबारा से हो गई। बट 27 जनवरी 1556 में क्या हुआ, हुमायूं की मृत्यु हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई थी, दीन पनाह का जो महल था वो दिल्ली में बनवा रहा था, उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया था हुमायूं। तो इसका जो जीवन काल रहा सिर्फ भागने में और युद्ध करने में ही रहा। क्योंकि देखिए 1540 से 1555 तक ये इसने निष्कासित जीवन जिया। जब 1555 में इसको गद्दी प्राप्त हुई, तो वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए, और इसका जो मकबरा है ये दिल्ली में बना हुआ है, अकबर काल में इसको बनाया गया था, और हमीदा बानो बेगम इनके द्वारा। फिर इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, अब आता है शेरशाह सूरी, जिसको शेर खां बोलते, शेर खां जिसको शेरशाह सूरी बाद में बोला गया। और इनका क्या 1540 से 45 तक इनका शासन रहा है। तो इसके जो बचपन का नाम था ये फरीद नाम था, फरीद। और इसके जो पिता थे हसन, बिहार में जमींदार थे। और इसने मापन के लिए
बीघा का प्रयोग किया। ज़मीन भूमि प्रीमाइसिस के लिए इसने बीघा को इकाई रखा था, बीघा बीघा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इनको याद किया जाता है किसके लिए, जीटी रोड का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया, शेर शाह सूरी ने, जिसको उसके बाद में सड़क आजम की उपाधि दी गई। और इसके टाइम में देखिए कई सारी सराय बनाई गई थी, सराय, जिससे यात्री यात्रा करते थे और रात में कोई दिक्कत ना हो रुकने और खाने के लिए, इसलिए इसके टाइम पे करीब 17,000 सराय, ऐसे इतनी सरायों को निर्माण हुआ था। और इसने पुराना एक किले का निर्माण करवाया जो कि दिल्ली में स्थित है, और रोहतासगढ़ का निर्माण करवाया था। और इसका जो मकबरा है ये कहाँ पे है, सासाराम बिहार में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो सासाराम में है। जीटी रोड की स्थापना किसके द्वारा, जीटी रोड का निर्माण ये भी शेर शाह सूरी द्वारा करवाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और शेर शाह की जो मृत्यु होती है वो कैसे होती है, शेर शाह की मृत्यु होती है कालिंजर अभियान में। कालिंजर के किले पर इसने हमला किया था, और वहाँ का राजा जो था कीरत सिंह था, कीरत सिंह। और वहाँ पे इसने बारूद विस्फोट में इसकी मृत्यु हो गई थी। कालिंजर के किले को कब्जा करने के लिए वहाँ पे बारूद लगाया गया, और वही उसी बारूद से विस्फोट से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और युद्ध आपको बता ही चुके हैं कि ये चौसा का युद्ध 1539 में जो आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, ये चौसा आपका कहाँ पे है, बक्सर के पास है, जिसमें क्या हुआ था, शेर खां की जीत हुई थी। और फिर आगे आपका कन्नौज और बिलग्राम का, ये आपका कब हुआ था, 1540 में, 1540। ये 1540 में युद्ध हुआ था, ये भी हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, और इसमें शेर शाह की जीत हुई और बाद में हुमायूं सिंध चला गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी क्रम में आगे देखते हैं अकबर के बारे में। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य की नींव बाबर के द्वारा रखी गई थी, बट अकबर को मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक स्थापककर्ता बोलते हैं अकबर को। और ये इसका शासनकाल मतलब सबसे स्वर्णिम शासनकालों में गिना जाता है मुग़ल वंश के। तो अकबर का जो जन्म हुआ था ये आपका 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। देखिए ये किसके पुत्र थे, हुमायूं के पुत्र थे। और 1540 के बाद से हुमायूं क्या हुआ था, भाग रहा था। तो 1540 में हुमायूं ने अपनी पत्नी को कहाँ पे, अमरकोट के राजा के पास छोड़ दिया था। अमरकोट के राजा जो थे वीरसाल, और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो 15 अक्टूबर 1542 में, और इनकी माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। और अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और 14 फरवरी 1556 को मुग़ल बादशाह इसको घोषित किया, 1556 में। ठीक है, क्योंकि 1556 में क्या हुआ था, आपका हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद 14 फरवरी 1556 गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर इनको बादशाह घोषित किया गया था। और क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम थी, 14 वर्ष की आयु भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो बैरम खान को इसका संरक्षक बनाया गया, अकबर का, बैरम खान को। आगे है 1556 से 1560 का जो पीरियड है, 4 वर्ष तक बैरम खां की सत्ता थी। मतलब ये कह सकते हैं, क्योंकि बैरम खान का इंटरफेयर ज़्यादा था। तो और बैरम खान को बाद में खाना की उपाधि भी दी गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 1556 में आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ, 1526 में। दूसरा कब हुआ, 1556 में। ठीक है, और 1556 का जो युद्ध हुआ ये मुग़ल और अफ़गान, और जिसका सेनापति आपका हेमू था,
इनके बीच में युद्ध हुआ था और जिसमें हेमू की आंख पे तीर मार दिया गया था। इसीलिए पानीपत का युद्ध किसके द्वारा जीता गया? यहाँ पर मुगलों की जीत हुई थी, मुगलों की जीत हुई थी। और जिसमें हेमू की गर्दन किसने काटी थी? बैरम खान ने। बैरम खान ने हेमू की हत्या कर दी थी। फिर प्रशासन के बारे में देखते हैं कि 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा को टोटली बैन कर दिया गया था। और 1564 में जजिया कर हटाया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जजिया कर अकबर के द्वारा कब समाप्त किया गया, तो ये आपका आंसर विल बी 1564। और अकबर के द्वारा तुलादान और झरोका दर्शन आदि हिंदू प्रथाओं को स्वीकार किया गया। तुलादान और झरोका दर्शन ये होता था कि आपका जो सम्राट होता था, बादशाह होता था, वो आम जनता के बीच में मतलब आता था, उसको झरोका दर्शन बोला जाता था। कहीं बालकनी अलकनी में खड़े होके जनता उसको देखती थी। फिर है आपका कि जैन धर्म के आचार्य हरिवंश हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जैन धर्म के जो आचार्य थे हरिविजय सूरी को अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। देखिए अकबर का जो कार्यकाल है, यहाँ पे क्या था? सारे धर्म को एक नज़र से देखा गया। इसने सारे धर्म के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की घोषणा की थी और ये कट्टर बिल्कुल भी नहीं था। तो ये इसी वजह से इसने देखिए सारे धर्म के जो गुरु थे या जो भी पृष्ठ थे उनको सम्मान दिया था। तो जैन धर्म के आचार्य को इसने जगत गुरु की उपाधि दी। और सिख गुरु जो आपके रामदास जी थे, सिख गुरु रामदास, उनको 500 बीघा ज़मीन इसने दान में दी थी। और ये इसके टाइम पे बाल विवाह पे भी रोक लगाई गई थी। तो इसने समाज सुधार को भी लेके कई सारे काम किए थे। समाज सुधार, जैसे बाल विवाह पर रोक लगाई थी और आयु फिक्स कर दी गई थी शादी की। 16 वर्ष थी ये आपकी लड़के की आयु थी और 14 वर्ष लड़की की। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि बाल विवाह किसके समय पे रोका गया? अकबर के समय पे, है ना। और फिर अकबर जो था ये चिश्ती संप्रदाय को मानता था, चिश्ती संप्रदाय का फॉलोअर्स था। क्योंकि चिश्ती संप्रदाय ये आपका शेख सलीम चिश्ती थे, शेख सलीम चिश्ती, ये आपके इनके ही बोलते हैं कि इनके ही आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। और इसी के चलते इसने अपनी जो राजधानी थी वो आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर ली थी। तो इसीलिए चिश्ती संप्रदाय का फॉलोअर्स है। फिर उसके बाद आपका जो हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में। महाराणा प्रताप जो थे आपके मेवाड़ के राजा थे और मुगल सेना को जो नेतृत्व दे रहे थे ये मान सिंह दे रहे थे, मान सिंह। और यहाँ पे मुगल सेना की जीत हुई। तो ये आपको याद रखना है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध है महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में, जिसमें मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना जीती थी। और देखिए अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया था। सुलह कुल ये आपका देखिए यूपी पीसीएस 2019 में क्वेश्चन आया था कि सुलह कुल नीति क्या थी। तो सुलह कुल नीति आपकी थी कि इसने सारे धर्म को एक नज़र से देखा, सारे धर्म को मतलब इक्वली ट्रीट करता था। तो ये आपका सुलह कुल नीति थी। और अकबर के टाइम पे जो आपका सबसे बड़े सोने का सिक्का था, इसका क्या नाम था? संसब। सबसे बड़े सोने का सिक्का संसब था। अकबरनामा या आईने अकबरी जो लिखी गई किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। ये भी अकबर के टाइम पे लिखी गई, अबुल फजल के द्वारा। और अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई, ट्रांसलेट डिपार्टमेंट। और क्योंकि इसी टाइम पे इसने कई सारे जो हिंदू मैथोलॉजी थे, हिंदू धर्म ग्रंथ थे, उनका अनुवाद करवाया था फारसी भाषा में। जैसे रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी। और इनकी जो कोर्ट की भाषा थी, इनकी जो दरबार की भाषा थी, वो फारसी भाषा थी। और अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। मजहर एक डिक्लेरेशन था, एक घोषणा थी।
और ये आपका 1579 1579 में मजहर की घोषणा की गई। इसमें था कि अकबर के द्वारा अगर कोई भी धार्मिक मामले हैं, अगर उसमें कोई विवाद है, तो आपका जो सर्वोच्च निर्णय करने का अधिकार किसके पास होगा? अकबर के पास। इसको क्या बोला गया? मजहर की घोषणा। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। 16 कल की नीति अपनाई, अनुवाद विभाग स्टैब्लिश करवाया और मजहर की घोषणा करवाई। और मजहर जो डिक्लेरेशन था, मजहर की घोषणा जो इसमें इसका जो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये अबुल फजल और फैजी के द्वारा। अबुल फजल और फैजी ये दोनों क्या थे? भाई थे, अबुल फजल और फैजी। फिर आगे देखते हैं कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को भी लागू किया था। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मुगल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, मुगल वंश की शासन व्यवस्था देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। और मुगल युग के साहित्य का स्वर्ण युग अकबर काल को माना जाता है। 1586 में कश्मीर पर कब्जा किया था अकबर ने, 1586 में। और उस वक्त आपके जो कश्मीर का राजा था, शासक कौन था? यूसुफ खां। यूसुफ खां, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दक्षिण विजय, अकबर के टाइम पे इसने जो आपके साउथ स्टेट थे उन पे भी आक्रमण किया था, जिसमें खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़, इन तीनों को उसने कब्जे में ले लिया था। और खानदेश को बोला जाता दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, क्योंकि खानदेश जो था ये आपके मुगल वंश की सीमा को टच करता था। और ये आपका साउथ का पहला स्टेट था जो कि टच करता था, इसलिए इसको क्या बोला गया? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। तो इसने खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ पर विजय प्राप्त की थी। और अकबर का जो अंतिम अभियान था ये आपके असीरगढ़ का अभियान था। अकबर के अंतिम अभियानों में असीरगढ़ का अभियान गिना जाता है। और अकबर के टाइम पे जो सिक्के चलाए गए थे उन पे राम सीता का चित्र भी अंकित कराया गया था, राम सीता का चित्र। और यहाँ पे भित्ति चित्र की शुरुआत हुई। भित्ति चित्र मतलब मूरल पेंटिंग। देखिए मूरल पेंटिंग मतलब शुरुआत मतलब ये है कि इससे पहले हम लोग वो एलोरा की गुफाओं में भी देखने को मिलता है मूरल पेंटिंग, बट उसके बाद इसको रिवाइव किया गया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, जो कि फतेहपुर सीकरी में आप देख सकते हैं इसको। फिर आगे है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण क्यों करवाया था, कब करवाया था? ये गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो कि 1572 में गुजरात विजय हुई थी। और बुलंद दरवाज़ा जो है आपका कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ से? आगरा से फतेहपुर सीकरी। तो ये बुलंद दरवाज़ा वहीं पे इसका निर्माण हुआ था। ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। फिर आगे है कि इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? ये भी अकबर के कार्यकाल में हुआ। ये 1575 में हुआ। और इबादत खाना बेसिकली ये क्या था? पूजा के लिए। इबादत मतलब पूजा। और ये पूजा यहाँ पे मतलब ये इबादत खाना का जो निर्माण हुआ था, ये सारे धर्म के जो धर्म गुरु थे उनको वहाँ पे आके वो डिस्कशन करता था, इसलिए इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ये भी आपका कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में ही है। और दीन इलाही धर्म को स्थापित किया था ये 1582 में। बट दीन इलाही में सिर्फ आपके इनके 3 सदस्य थे, बीरबल, फैजी तथा अबुल फजल। तो दीन इलाही का भी। और अकबर के द्वारा पेटीकोट गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। गवर्नमेंट बोला जाता है जो आपके महामंगा थी और महामंगा के द्वारा चलाई जाती थी। महामंगा, जहाँ पे महामंगा का वर्चस्व रहता था, और अदम खां जो उसका बेटा था। और इनकी मृत्यु के बाद 1560-62 में जो इनकी 62 में मृत्यु, और उसके बाद पेटीकोट गवर्नमेंट का अंत हो गया, ख़त्म कर दी गई। अब देखिए अकबर के 9 रत्न बहुत फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसी न किसी नवरत्न के बारे में पूछ लेगा। तो आपका जो अबुल फजल थे, 9 नवरत्न थे। बीरबल
टोडरमल, तानसेन, राजा मानसिंह और मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खानखाना, फैजी, हकीम, हुकाम। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए इनके बारे में देख लेते हैं कि अबुल फजल ने क्या थी, किसकी रचना की थी, आईने अकबरी, और इसने पंचतंत्र का अनुवाद किया था। पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की। और बीरबल थे, बीरबल को कविराज की उपाधि दी गई थी, कविराज। और इनका जो नाम था, असली नाम, ये महेश दास था। और जो टोडरमल थे, टोडरमल जो आपका ये भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था को देखते थे। और तानसेन, इनका नाम था रामतनु पांडे, तानसेन, और ये गायक थे, बहुत महान गायक थे। और इसको राजा रामचंद्र ने अकबर को दिया था। और ये राजा रामचंद्र आपके कहाँ, रीवा के राजा थे। और राजा मान सिंह जो थे, ये आपके अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे और राजा भारमाल के पौत्र थे। राजा भारमाल जो कि आमेर के राजा थे। और मुल्ला दो प्याजा थे, अब्दुल रहीम खान खाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इनने कई सारी बुकों का अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, ये आपके बैरम खान के बेटे थे। बैरम खान जो कि क्या था, अकबर का संरक्षक था ना, उसका बेटा था ये। बाबरनामा का जो फ़ारसी में अनुवाद किया गया, ये किसके द्वारा किया गया था, ये अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया। और फैजी आपका क्या, फैजी आपके अबुल फजल के भाई थे, फैजी। इन्होंने लीलावती ग्रंथ का फ़ारसी में अनुवाद किया। और लीलावती जो किताब थी, ये आपकी काय किताब थी, गणित की। तो ये आप याद रखिएगा, गणित की किताब थी। तो ये आपके अकबर के नवरत्न थे। और देखिए राजा टोडरमल के नाम से उत्तर प्रदेश में एक राजस्व प्रशिक्षण संस्थान है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, जो कि आपका हरदोई में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्या है, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पे आपके देखिए सिविल सर्वेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है कुछ समय के लिए, और जितने भी राजस्व रिलेटेड अधिकारी हैं तो उनको भी यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। और इनके काल में महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद हुआ था, अकबर के काल में। ये किसके द्वारा किया गया, फैजी के द्वारा। और उसको क्या नाम रखा गया महाभारत का, रज्मनामा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि रज्मनामा किसको बोला जाता है, तो ये आंसर होगा महाभारत। नल दमयंती, ये भी फैजी के द्वारा। कालिया दमन, ये अबुल फजल। राज तरंगणी, ये मौलाना साहब मोहम्मद के द्वारा इसका अनुवाद हुआ। और ये सब फ़ारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था। राज तरंगणी जो थी आपकी किसके द्वारा लिखी गई थी ओरिजिनली, ये कल्हड़ के द्वारा, कल्हड़, जिसमें कश्मीर का वर्णन है। तो ये किताब भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में। और भगवत पुराण, ये आपका राजा टोडरमल के द्वारा। और अबुल फजल की जो मृत्यु हुई थी, ये 1601 में हुई थी। ये वीर सिंह बुंदेला के द्वारा हुई थी, वीर सिंह बुंदेला। और इसकी जो मृत्यु हुई थी, वीर सिंह बुंदेला ने मारा था, ये किसके कहने पे, जहांगीर के कहने पे, सलीम, जिसको सलीम भी बोला जाता, सलीम के कहने पर। सलीम क्योंकि वीर सिंह बुंदेला का मित्र था। वीर सिंह बुंदेला ये आपके ओरछा के राजा थे, ओरछा आपका पड़ता है झांसी के पास, एमपी में इस वक्त। तो ये आपका अकबर के बारे में था। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अकबर से आगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो लिंक आपका जो टेलीग्राम चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।